हेलो, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है अडेप्टिव इम्यूनिटी। अब सबसे पहले तो हमारे दिमाग में यही प्रश्न आ रहा है कि ये अडेप्टिव इम्यूनिटी होती क्या है। तो अडेप्टिव इम्यूनिटी को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि एक्स बैक्टीरिया की एक क्लास है, यानी जितने भर बैक्टीरिया हैं वो इस एक्स क्लास के अंदर आते हैं। और इस एक्स क्लास के अंदर भी हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं जिसका नाम है X43। तो ये X43 बैक्टीरिया जैसे ही होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो सबसे पहले इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने का काम इनेट इम्यूनिटी करती है। लेकिन इनेट इम्यूनिटी जब अपना काम ख़त्म कर देती है तो फिर बाद में जो काम करती है वो होती है आपकी अडेप्टिव इम्यूनिटी। तो जैसे ही ये X43 बॉडी के अंदर एंटर हुआ और X43 बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद अडेप्टिव इम्यून सेल से जाकर इंटरेक्ट हुआ, उसके बाद बॉडी में एक स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है जो कि इसी पर्टिकुलर X43 के लिए होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता है इस X43 के लिए, तो वहाँ पर दो सेल बनती हैं, एक आपकी प्लाज्मा सेल्स और दूसरी मेमोरी सेल्स। तो जो हमारी प्लाज्मा सेल्स होती हैं वो इस जितना भी X43 उस टाइम पर बॉडी में प्रेजेंट है उस X43 को मारने के लिए यूज होंगी। और दूसरी तरीके की जो सेल बनती हैं उनको कहते हैं हम मेमोरी सेल्स। तो वो जो मेमोरी सेल्स होती हैं वो तब काम करती हैं अगर ये X43 मतलब यही स्पेसिफिक पैथोजन बॉडी में दोबारा एंटर करता है। तो जो मेमोरी सेल्स होती हैं वो ईजिली इसको रिकॉग्नाइज कर लेती हैं और रिकॉग्नाइज करने के बाद अडेप्टिव इम्यून सेल्स को ये सिग्नल दे देती हैं कि यही पैथोजन है जो उस टाइम पे आया था और इनको मारने का तरीका ये है। तो उससे क्या होता है, एक तो हमारी जो होस्ट की बॉडी होती है उसकी एनर्जी बच जाती है, दूसरा जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है क्योंकि वो प्रोसीजर पहले से ही पता है हमारी इम्यून सेल्स को कि इसको मारना किस तरीके से है। तो X43 को दूसरी बार में बहुत इजीली ख़त्म किया जा सकता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है ये स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स भी कहलाती है। क्यों स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स? क्योंकि हमने इनेट इम्यूनिटी में बात की थी कि चाहे कोई भी हो, चाहे आपका बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे आपका पैरासाइट हो, प्रोटोजोआ हो, किसी भी तरीके का पैथोजन हो, इनेट इम्यून सेल कोई भेदभाव नहीं करती। वो क्या करती है, वो सारे पैथोजन्स को एक तरीके से मारती है। लेकिन यहाँ पर जो प्लाज्मा सेल्स बनेंगी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होने के बाद, यानी इस X43 पैथोजन और होस्ट के अडेप्टिव इम्यून सेल्स के बीच में जब इंटरेक्शन हो जाएगा, उसके बाद जो यहाँ पर प्लाज्मा सेल्स बनेंगी वो प्लाज्मा सेल्स स्पेसिफिकली इस X43 के लिए बनेंगी। और जब इस X43 को मार लिया जाएगा उसके बाद मेमोरी सेल्स जनरेट होती हैं। और वो जो मेमोरी सेल्स होती हैं उनका काम ये होता है कि अगर ये X43 बॉडी में कभी दोबारा आए तो इसको ईजिली रिकॉग्नाइज करके आसानी से ख़त्म किया जा सके। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? तो जो अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स होता है। हाईली स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। पता चला होगा आप लोगों को कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं। इसमें एंटीजन का रिकॉग्निशन होता है। एंटीजन का रिकॉग्निशन का मतलब है कि आप लोगों को पता होगा कि जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है उसके दो टाइप्स होते हैं, एक ह्यूमोरल इम्यूनिटी और दूसरी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी।
तो जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है उसमें मेनली लिम्फोसाइट्स होते हैं, और वो भी टी लिम्फोसाइट्स। ये जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये दो होते हैं, एक तो आपके हेल्पर सेल और दूसरे साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो हेल्पर सेल्स हैं, ये हेल्पर सेल आपका रिकॉग्नाइज करते हैं पेप्टाइड को विद द हेल्प ऑफ MSC2। लेकिन जो साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स होती हैं वो पेप्टाइड को रिकॉग्नाइज करती हैं विद द हेल्प ऑफ MSC1। अब वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं इधर। तो मान लो कि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। अब ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं बॉडी में, प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, वो मेनली 3 होती हैं। तो कोई सी भी सेल हो सकती है ये, या तो बी सेल हो सकती है, या डेंड्राइटिक सेल हो सकती है, या फिर आपकी कोई मैक्रोफेज हो सकती है। ठीक है, तो इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर हमारी MSC लगी हुई होगी, और वो भी कौन सी, MSC2। अब ये जो MSC2 है, ये MSC2 किसी एक्सोजीनस एंटीजन को पकड़ के लाएगी और उसको यहाँ प्रेजेंट करेगी किसके सामने, आपकी हेल्पर सेल के सामने। तो ये है हेल्पर सेल, और यहाँ पे लगा हुआ होगा इस हेल्पर सेल का TCR यानी टी सेल रिसेप्टर। तो ये है इसका टी सेल रिसेप्टर। ठीक है, तो ये जो टी सेल रिसेप्टर है और ये MSC, इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होगा, और जब इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होगा तो वहाँ पर आपका इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है। ये जो साइटोटॉक्सिक किलर सेल है, दूसरी सेल्स की बात करते हैं, तो इस केस में भी यहाँ पर APC है, लेकिन ये जो APC है इस पर लगी हुई है आपकी MSC1। ठीक है, अब ये MSC1 किसी वायरस के प्रोटीन को यानी एंडोजीनस एंटीजन को पकड़ के लाएगी और उसके पेप्टाइड को प्रेजेंट करेगी किसके सामने, साइटोटॉक्सिक किलर सेल के सामने। और यहाँ पर प्रेजेंट है साइटोटॉक्सिक किलर सेल का TCR। तो जैसे ही इस MSC1 और TCR के बीच में इंटरेक्शन होगा तो वहां पर आपका इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है। अब ये इम्यून रिस्पॉन्स दोनों केस में अलग अलग तरीके से जनरेट होता है, वो हम लोग देखेंगे अभी। तो फिलहाल जो समझने की बात है वो ये है कि जो आपकी अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है उसमें एंटीजन का रिकॉग्निशन इन्वॉल्व होता है। एंटीजन का रिकॉग्निशन इन्वॉल्व होने से मतलब है कि जो हेल्पर सेल है ये इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है विद द हेल्प ऑफ TCR। टी सेल रिसेप्टर की हेल्प से ये इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है और इसकी हेल्प करती है MSC2। जैसे ही इस MSC2 के द्वारा प्रेजेंट किए गए पेप्टाइड यानी जो आपका एंटीजन है इसका इंटरेक्शन इस TCR के साथ होता है, तभी बॉडी में एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है, जिसके रिजल्ट में जिसका एंड रिजल्ट ये होता है कि बहुत सारे साइटोकाइंस के मॉलिक्यूल सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपके साइटोकाइंस के मॉलिक्यूल सिक्रीट होते हैं। ये प्रोसीजर वैसे भी हम लोग देखने ही वाले हैं आगे। और जो दूसरा केस है वहाँ पर जो आपका पेप्टाइड है इस पेप्टाइड को प्रेजेंट करती है MSC1 और इसको रिकॉग्नाइज करने का काम इस साइटोटॉक्सिक किलर सेल का TCR करता है। जैसे ही इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ तब भी बॉडी में एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है और वो जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसमें दो तरीके की सेल्स बनती हैं।
एक सेल्स जो होती हैं आपकी वो प्लाज्मा सेल्स होती हैं और दूसरी मेमोरी सेल्स होती हैं। क्लियर? तो दोनों में ही एंटीजन का रिकॉग्निशन इन्वॉल्व होता है और वो जो एंटीजन का रिकॉग्निशन होता है वो दोनों टी सेल्स के टीसीआर करते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट होगा वो यही होगा कि इसमें एंटीजन का रिकॉग्निशन इन्वॉल्व होता है। रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन। ठीक है, इतनी बात समझ में आया आप लोगों को? ये जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है, ये अडेप्टिव इम्यूनिटी स्पेसिफिक तो होती ही है इनेट इम्यूनिटी से, लेकिन स्पेसिफिक होने के साथ साथ बहुत डाइवर्स भी होती है। डाइवर्स का मतलब है जो इनेट इम्यूनिटी थी वहाँ पर किसी भी तरीके का पैथोजन हो उसको मारने के लिए एक ही तरीका यूज़ किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है अडेप्टिव इम्यूनिटी में हर पैथोजन के लिए, अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था कि जो X43 बैक्टीरिया ने बॉडी को इन्वेड किया था उस X43 के लिए एक अलग तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी में जनरेट हुआ था। तो जब अलग तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ था मतलब उसको मारने के लिए एक अलग तरीके की प्लाज्मा सेल्स बनी थी और प्लाज्मा सेल्स के बाद में एक अलग तरीके की मेमोरी सेल्स बनी थी। और अगर दूसरा बैक्टीरिया है कोई, सपोज मान लेते हैं कि X43 के बाद X44 कोई बैक्टीरिया है और वो बॉडी में एंटर करता है तो उसके लिए भी बिल्कुल अलग तरीके की प्लाज्मा और मेमोरी सेल्स बनती हैं। तो ये स्पेसिफिक तो है ही लेकिन ये बहुत डाइवर्स भी है अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये ज़्यादा डाइवर्स है और स्पेसिफिक है एज कंपेयर टू इनेट इम्यूनिटी, मोर डाइवर्स एंड स्पेसिफिक एज कंपेयर टू इनेट इम्यूनिटी। इतनी बात समझ में आई? अभी हम लोग बात कर ही चुके हैं कि यहाँ पर मेमोरी सेल्स का जनरेशन होता है, तो इस वजह से ये मेमोरी के डेवलपमेंट में भी इन्वॉल्व होता है। इट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी, क्योंकि यहाँ पर मेमोरी सेल्स बन रही थी। ठीक बात। जिस तरीके से हमने देखा था कि जो आपके इन्नेट इम्यूनिटी होती है उसमें लास्ट जो कंपोनेंट था वो सेलुलर कंपोनेंट्स था और उस सेलुलर कंपोनेंट्स में अलग अलग तरीके के इन्नेट इम्यून सेल्स इन्वॉल्व थे। तो वैसे ही वो जो इम्यून सेल्स थे वो कौन कौन से थे, चाहे आपका बात कर लो मोनोसाइट्स की, लेकिन मोनोसाइट्स कहाँ पे थे? ब्लड में। मैक्रोफेजेस वो की टिश्यूज़ में थे। एपिथेलियल सेल्स हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, बेसोफिल्स हो गए, ओसिनोफिल्स हो गए। तो वैसे ही यहाँ पर भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक तरीके के अडेप्टिव इम्यून सेल्स होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं? मेनली यहाँ पर एंटीबॉडीज़ होती हैं, बी सेल्स होते हैं और टी सेल्स होते हैं। और वो जो टी सेल्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, हेल्पर सेल एंड साइटोटॉक्सिक किलर सेल। तो इसके जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? इम्पॉर्टेंट सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी आर आपके बी सेल्स हो गए, टी सेल्स हो गए, एंटीबॉडीज़ हो गई। तो ये बात हो गई हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी की
कि जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है उसका दूसरा नाम स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स भी है। स्पेसिफिक इसलिए क्योंकि जिस पैथोजन के साथ, जिस पर्टिकुलर पैथोजन के साथ ये इंटरेक्ट करती है, उस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए बॉडी में एक स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। उसमें उसके यानी एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वहाँ पर दो तरीके की सेल्स बनती हैं। पहली जो होती हैं आपकी मेमोरी सेल्स होती हैं और दूसरी प्लाज्मा सेल्स बनती हैं। तो ये बात हो गई हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी की। क्यों अडेप्टिव इम्यूनिटी को स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स बोला जाता है, हमने ये देखा। दूसरा हमने देखा कि इसमें एंटीजन का रिकॉग्निशन इन्वॉल्व होता है, यानी एमएससी की हेल्प से जो टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं, टीसीआर होते हैं दोनों टी सेल्स के, वो पेप्टाइड को रिकॉग्नाइज करते हैं और रिकॉग्नाइज होने के बाद वहाँ पे एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ये जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है ये ज़्यादा डाइवर्स होती है। डाइवर्स क्यों ज़्यादा है? क्योंकि एक स्पेसिफिक पैथोजन के लिए, एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया वायरस के लिए ये स्पेसिफिक तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है, और जो एंड रिजल्ट होता है वो ये होता है कि बिल्कुल अलग तरीके की मेमोरी और प्लाज्मा सेल्स एक स्पेसिफिक पैथोजन के लिए देखने को मिलती हैं। करेक्ट? इसमें मेमोरी सेल्स का डेवलपमेंट होता है, मतलब यहाँ पर मेमोरी सेल्स का इन्वॉल्वमेंट भी देखा जाता है अडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर, जैसा कि इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर नहीं था। इसके जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो 3 होते हैं, बी सेल्स, टी सेल्स और एंटीबॉडीज। तो ये बात हो गई हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी की। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि जो अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसकी साइट्स क्या क्या होती हैं। साइट्स का मतलब है यहाँ पे कि जो अडेप्टिव इम्यून सेल्स हैं वो कहाँ मैच्योर होती हैं, उनका एक्टिवेशन कहाँ होता है, वो बनती कहाँ हैं। तो साइट्स ऑफ अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। तो अभी हम लोग बात करते हैं अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के साइट्स की, कि जो अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है उसकी जितनी भी सेल्स होती हैं, चाहे वो टी सेल्स हों, बी सेल्स हों, उनका सिंथेसिस कहाँ होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स में होता है, उनका मैचुरेशन कौन से ऑर्गन में होता है, और एक्टिवेशन कहाँ पर होता है। तो उसी के बेसिस पे साइट्स ऑफ अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपके 2 ऑर्गन्स होते हैं, 2 लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। पहले प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, उन 2 प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में आपके मेनली 2 ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले आपके बोन मैरो और दूसरा है थाइमस। तो जो हमारा बोन मैरो होता है और जो थाइमस होता है उसके अंदर अडेप्टिव इम्यून सेल्स का सिंथेसिस और मैचुरेशन होता है। और फिर एक्टिवेशन कहाँ होता है? तो जो एडेप्टिव इम्यून सेल्स होती हैं उनका एक्टिवेशन होता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर। तो यहाँ से हम लोग क्या समझे कि सिंथेसिस और मैचुरेशन अडेप्टिव इम्यून सेल्स का वो हमें देखने को मिलेगा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर। और प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? बोन मैरो और थाइमस। और वहीं पे जो इम्यून सेल्स हमारी बोन मैरो और थाइमस के अंदर बनी हैं उन सेल्स का एक्टिवेशन होने के लिए वो सेल्स जाएंगी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर। और ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका स्प्लीन हो गया, जैसे आपका गाल्ट हो गया, जैसे माल्ट हो गया। ओके, तो जो अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स की साइट्स होती हैं उनमें पहला होता है हमारा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो ये जो हमारी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं इनमें मेनली 2 ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला बोन मैरो और दूसरा होगा थाइमस।
अब ये जो बोन मैरो और थाइमस है, इसके अंदर इम्यून सेल्स का सिंथेसिस होता है और वो सिंथेसिस होने के बाद वो मैच्योर यहां पर हो जाती है। तो सिंथेसिस एंड मैच्योरेशन ऑफ इम्यून सेल्स मेनली यहां पर होता है। कहां पर? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर। और अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की, तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में कई सारे ऑर्गन्स आते हैं, जैसे हम लोगों ने बात की थी कौन कौन से, जैसे स्प्लीन हुआ, लिम्फ हुए, लिम्फ नोड हुए, स्प्लीन हुआ, लिम्फ हुए, आपके लिम्फ नोड हुए, पेयर्स पेचेस हुए, हमारी स्किन हुई, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी गाल्ट की, आपके माल्ट की और एमएलएन। तो ये सारे ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं। और इन सारे ऑर्गन्स के अंदर वो सेल्स जो कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन से बनके और मैच्योर होके आती हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर उनका एक्टिवेशन हो जाता है। तो यहां पर मेनली इम्यून सेल्स का एक्टिवेशन हम लोगों को देखने मिलता है। तो अभी ये गाल्ट, माल्ट और एमएलएन क्या है ये भी देख लेते हैं। गाल्ट मतलब गट एसोसिएटेड, गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, और माल्ट मतलब मुकोसा, मुकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। और एमएलएन क्या होता है? मीजेंट्रिक लिम्फ नोड। ठीक है, तो जो अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसकी मेनली दो साइट्स होती हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और दूसरे होते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स मेनली आपके बोन मैरो और थाइमस होते हैं, और जो हमारे बोन मैरो और थाइमस होते हैं वहाँ पर अडेप्टिव इम्यून सेल्स की सिंथेसिस होती है और उनका मैच्योरेशन देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि यहाँ तक तो मैच्योरेशन हो गया उनका, तो इनका एक्टिवेशन कहाँ होता होगा इम्यून सेल्स का? तो एक्टिवेशन के लिए सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं जिसमें आपका स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, पेयर्स पेचेस हैं, हमारी स्किन होती है, माल्ट, गाल्ट, एमएलएन होता है। वहाँ पर आपका इन इम्यून सेल्स का, यानी जो यहाँ से बन के और जिनका मैच्योरेशन होकर के प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन से आता है, उसके बाद वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में जाती हैं ताकि वहाँ पर उनका एक्टिवेशन हो जाए। ठीक है, तो साइट्स के बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी के टाइप्स की।
तो पहले अडेप्टिव इम्यूनिटी के टाइप्स में हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि उसके सेल्स के बेसिस पे अडेप्टिव इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि अडेप्टिव इम्यून सेल्स जो होते हैं वो मेनली बी और टी सेल्स होते हैं। तो उनके बेसिस पे जो इम्यूनिटी होती है वो दो तरीके की होती है। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स and immune response generated by them, there are mainly two types of immunity. तो इम्यूनिटी दो तरीके की होती है, अडेप्टिव इम्यूनिटी मेनली। पहली जो होती है हम लोगों की, उसको हम बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और दूसरी इम्यूनिटी को हम लोग बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब ये जो हमारी ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है, इसमें बेसिकली बी सेल्स होते हैं, और वो जो बी सेल्स होते हैं वो पैथोजन के एंटीजन को जाकर के रिकॉग्नाइज करते हैं, और पैथोजन के एंटीजन में भी बेसिकली मेनली आपके प्रोटीन को। तो इसमें क्या होता है, इसमें मेनली आपके बी सेल्स होते हैं, और वो जो बी सेल्स होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीजन को, एंटीजन के भी मेनली प्रोटीन को। लेकिन वहीं हम लोग बात करते हैं अगर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की, तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि यहाँ पर बेसिकली हमारे टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं, और टी लिम्फोसाइट्स दो तरीके के होते हैं, हेल्पर टी सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स। तो यहाँ पर जो इन्वॉल्व होता है उस रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं टी सेल रिस्पॉन्स। तो इसमें इन्वॉल्व होता है टी सेल रिस्पॉन्स, और ह्यूमोरल इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होता है आपका बी सेल के द्वारा रिकॉग्नाइज किया हुआ रिस्पॉन्स, जिसमें एंड में हमारी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। ठीक है, अब जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है उसमें ये जो एक्टिवेटेड बी सेल्स होंगी, ये एक्टिवेटेड बी सेल्स क्या करेंगी, ये एंटीबॉडीज़ को बना देंगी, और उन एंटीबॉडीज़ को बनाने के बाद उन एंटीबॉडीज़ का सिक्रीशन हो जाता है प्लाज्मा के अंदर। तो यही बात कि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो बनती हैं और प्लाज्मा में सिक्रीट कर दी जाती हैं उन बी सेल्स के द्वारा जो बी सेल्स एक्टिवेट हो गए। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके दो रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं। हम कई बार वो डायग्राम के थ्रू भी देख चुके हैं कि वो जो इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं वो किस किस के इंटरेक्शन के बाद जनरेट होते हैं। तो वो अभी दोबारा से बताने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि जो आपकी हेल्पर सेल होती हैं वो हेल्पर सेल आपकी MHC1 के साथ इंटरेक्ट करती हैं, और जो MHC1 के द्वारा पेप्टाइड प्रेजेंट किया जाता है आपका हेल्पर सेल को, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन होने के बाद वहाँ पर साइटोकाइन्स प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है,
और अगर हम दूसरी सेल्स की बात करें जो कि हैं आपकी साइटोटॉक्सिक किलर सेल, तो साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स जो होती हैं वो इंटरेक्ट करती हैं हमारे MHC1 के साथ। MHC1 एक पेप्टाइड को प्रेजेंट करती है और वो जो पेप्टाइड होता है वो कोई वायरल प्रोटीन हो सकता है क्योंकि वो एक एंडोजीनस एंटीजन होगा। तो वो जो पेप्टाइड होता है वो TCR के साथ इंटरेक्ट करता है और उन दोनों के इंटरेक्शन के बाद एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है जिसमें जो ये साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स हैं वो उस पैथोजन को वहीं के वहीं मार देती हैं। ठीक है, तो मेनली यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर APC सिग्नल देती हैं T सेल को। APC gives signal to T cell और जैसे ही इन T सेल्स को सिग्नल मिलता है तो यहाँ पे जो T हेल्पर सेल होती हैं वो साइटोकाइंस प्रोड्यूस करती हैं। T helper cells mainly produce cytokines। कैसे? देखो, मान लो ये आपकी APC है और प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मान लेते हैं हमारी मैक्रोफेज है, B सेल भी हो सकती है, आपकी डेंड्राइटिक सेल भी हो सकती है। इस APC पर लगी हुई है MSC2 और ये जो MSC2 है इसके पास है पेप्टाइड और ये जो सेल है हमारी इसको हम नाम दे लेते हैं कि ये T हेल्पर सेल है और इस T हेल्पर सेल पर लगा हुआ है T सेल रिसेप्टर। तो अब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा और इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होने के बाद ये जो T हेल्पर सेल है यहाँ पे इंटरेक्शन होगा और इंटरेक्शन होने के बाद ये जो T हेल्पर सेल है ये साइटोकाइंस प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, अब बात करते हैं जो साइटोटॉक्सिक किलर सेल होती है वो सीधा सीधा पैथोजन को मार देती है। जो हमारी साइटोटॉक्सिक किलर सेल होती है यानी ये कोई मॉलिक्यूल प्रोड्यूस नहीं करती, ये सीधा उस पैथोजन वाली सेल पे अटैक कर देती है, टारगेट सेल किलिंग में इन्वॉल्व होती है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, मान लो कि ये हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है और इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे MSC1 लगा हुआ है और इस MSC1 के ऊपर है एक पेप्टाइड और दूसरी साइड में खड़ी हुई हैं ये साइटोटॉक्सिक किलर सेल और इस साइटोटॉक्सिक किलर सेल पर इस सेल का TCR है। जैसे ही इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन होने के बाद ये जो साइटोटॉक्सिक किलर सेल है इस सेल को मार डालेगी, उस सेल को मार डालेगी जिस पर पैथोजन प्रेजेंट है, यानी इस वाली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को ये डायरेक्टली ख़त्म कर देगी। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होने के बाद ये लीड करती है टारगेट सेल किलिंग। ठीक बात। ये जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं ये दो तरीके की एंटीबॉडीज़ बनती हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी में। पहली जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, मतलब पहली जो सेल्स होती हैं उनमें वो प्लाज्मा सेल्स होती हैं और प्लाज्मा सेल्स का काम क्या होता है, प्लाज्मा सेल्स जब बनती हैं
उस वक्त जितना भी पैथोजन होता है बॉडी में, उस पैथोजन के साथ डील करती हैं। लेकिन जब वो पैथोजन ख़त्म हो जाता है तो दूसरी तरीके की सेल्स बनती हैं जिनको हम मेमोरी सेल्स के नाम से जानते हैं। और वो जो मेमोरी सेल्स होती हैं वो बॉडी में स्टोर कर ली जाती हैं कि अगर उसी पैथोजन का दोबारा से इंटरेक्शन होता है, यानी वही पैथोजन अगर दोबारा से बॉडी में एंटर करता है, तो वो जो मेमोरी सेल्स बनी है उस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए, वो सेल्स जल्दी से उसको रिकॉग्नाइज कर दें। और क्योंकि उन सेल्स को याद होता है कि पिछली बार हमने इसको किस तरीके से मारा था, यानी इनको भगाने का तरीका क्या था, इनको मारने का तरीका क्या था, तो वो आसानी से इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर लेती हैं। और दूसरी टाइम में पैथोजन को आसानी से हराया जा सकता है क्योंकि मैकेनिज़्म पता है, क्योंकि स्ट्रैटेजी पता है लड़ने की। तो यहाँ पर मेमोरी सेल्स इन्वॉल्व होने की वजह से मेमोरी का डेवलपमेंट भी होता है। इट इन्वॉल्व्स इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी सेल्स। और ये जो मेमोरी सेल्स होती हैं ये स्टोर कर ली जाती हैं और स्टोर करने के बाद दूसरी वाली लड़ाई में इनका काम आता है, यानी इनको यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया आपके इम्यूनिटी के टाइप्स। अडेप्टिव इम्यूनिटी के टाइप्स कितने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स के बेसिस पे, कि जो बी सेल हैं वो किस तरीके से पैथोजन को मार रही है और जो टी सेल्स हैं वो किस तरीके से पैथोजन को मार रही हैं। अगर हम टी सेल के बारे में बात करते हैं, टी सेल रिस्पॉन्स के बारे में बात करते हैं, तब हम कंसिडर करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को। और अगर हम बी सेल के बारे में बात करते हैं तब कंसिडर की जाती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, राइट। तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एक और तरीके से हम अडेप्टिव इम्यूनिटी को डिवाइड कर सकते हैं। और वो जो डिवाइड करते हैं, वो जो टाइप्स होते हैं, वो होते हैं कि होस्ट की बॉडी के अंदर जब पैथोजन, जब कोई एंटीजन, कोई फॉरेन मॉलिक्यूल एंटर करता है तब किस तरीके से इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, यानी रिस्पॉन्स के जनरेशन के बेसिस पर किस तरीके से अडेप्टिव इम्यूनिटी को बांटा जा सकता है। उसके बेसिस पर भी जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है वो दो तरीके की होती है, एक एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी पैसिव इम्यूनिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स जनरेशन, रिस्पॉन्स के जनरेशन के बेसिस पर अडेप्टिव इम्यूनिटी दो तरीके की ही होती है, इज ऑफ, अगेन दो तरीके की होती है। इसको हम फ्लो चार्ट की हेल्प से देख लेते हैं। तो पहली हमारी एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी पैसिव। पैसिव मतलब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, और एक्टिव मतलब डायरेक्टली। मतलब यहाँ पर डायरेक्टली पैथोजन को लिया जाता है, यहाँ पर डायरेक्टली जो एंटीजन होता है उसको बॉडी में डाला जाता है किसी होस्ट की, ताकि जैसे ही वो जो एंटीजन है वो होस्ट की बॉडी में जाए तो वहाँ पर जो इम्यून रिस्पॉन्स है होस्ट की बॉडी में वो जनरेट हो जाए। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब होता है कि एंटीजन यानी डायरेक्टली नहीं,
इनडायरेक्टली बॉडी के अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो जनरेट करा दो। तो यहाँ पर आपका एंटीजन इन्वॉल्व होता है, यानी एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीजन इन्वॉल्व होता है। क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी में आपके एंटीजन को होस्ट की बॉडी के अंदर डाला जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्टिवेशन ऑफ होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स भी इन्वॉल्व होता है। और होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स के बाद बात करें तो एक्टिव इम्यूनिटी में आपकी एंटीबॉडीज़ होस्ट के द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक है, मतलब जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है उसमें डायरेक्टली पैथोजन को होस्ट की बॉडी में डाल दो। जैसे ही पैथोजन होस्ट की बॉडी में जाएगा तो वहाँ पर होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा। मतलब होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होने की वजह से जो इम्यूनिटी बॉडी में डेवलप होती है उसको एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। और जैसे ही होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, एक्टिवेट होगा, तभी होस्ट के द्वारा कुछ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी में होस्ट एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस नहीं करता है, होस्ट के अंदर बनी बनाई एंटीबॉडीज़ दे दी जाती हैं। करेक्ट। तो अगर हम लोग बात करें तो इस केस में प्री फॉर्म्ड मतलब पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज होस्ट के अंदर डाल दी जाती हैं। और अगर हम टाइम की बात करें कि किस में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप लोग सोचो किस में ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी किसी होस्ट को अगर हमें पैथोजन से बचाना है तो इन दोनों में से कौन सी जो इम्यूनिटी है वो तेज़ काम करेगी। ऑब्वियसली एक्टिव इम्यूनिटी नहीं तेज़ काम करेगी। क्यों? क्योंकि एंटीजन जाएगा, एंटीजन के जाने के बाद होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होने के बाद एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी, और वो जो एंटीबॉडीज़ होंगी उसके बाद कहीं जाके उस पैथोजन को मारना स्टार्ट करेंगे, उस पैथोजन से लड़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो प्रोसीजर होता है ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में क्या हो रहा है, पैसिव इम्यूनिटी में पहले से ही बनी बनाई एंटीबॉडीज़ होस्ट के अंदर डाली जा रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कम टाइम लगेगा। मतलब ये जाते ही एंटीबॉडीज़ सीधे ही मिल गई और वो एंटीबॉडीज़ हमने होस्ट के अंदर डाल दी, अब वो जाते ही सीधी फाइट करना स्टार्ट कर देंगी। तो ये जो रिस्पॉन्स होता है, ये जो पैसिव इम्यूनिटी होती है, इसका रिस्पॉन्स तेज़ होता है एज़ कम्पेयर टू एक्टिव इम्यूनिटी। फास्टर रिस्पॉन्स। अब ये जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये भी फर्दर दो तरीके की होती है, नेचुरल एक्टिव और नेचुरल पैसिव। नेचुरल एक्टिव दूसरी है हमारी आर्टिफिशियल एक्टिव।
यानी कि जो हमारी नेचुरल एक्टिव होगी उसमें एंटीजन का नेचुरल एक्सपोजर कराओ, मतलब दोनों में एंटीजन ही देना है। और जैसे ही वो एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर होगा, एंटर होने के बाद अपना होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स ही एक्टिवेट होना है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है नेचुरल एक्टिव में कि जो एंटीजन है उसको उसका नेचुरल एक्सपोजर हो, मतलब एंटीजन कहीं घूम रहा है इन्वायरमेंट में और वो बॉडी के अंदर घुस जाए, और जब वो बॉडी के अंदर घुसेगा तो उसकी एंट्री के बाद बॉडी के अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा वो होता है नेचुरल एक्टिव। लेकिन वहीं हम आर्टिफिशियल एक्टिव की बात करें तो वो इम्यून रिस्पॉन्स जो तब जनरेट हो जब हम एंटीजन को बॉडी में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, जैसे यानी थोड़े से अमाउंट में हम एंटीजन को बॉडी के अंदर डाल दे रहे हैं आर्टिफिशियली, ताकि बॉडी के अंदर जब वो एंटीजन जाए तो हमारी जो अडेप्टिव इम्यून सेल्स हैं उसको रिकॉग्नाइज कर ले, और उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स बनाएं, और वो जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो उस टाइम पे उस पैथोजन को तो मार दें, वो ईजिली मार ही देती हैं, क्योंकि वो जो हम देते हैं, मतलब जो आर्टिफिशियली हम एंटीजन को बॉडी के अंदर एक्सपोज करते हैं, उसकी क्वांटिटी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम होती है। तो जो होस्ट है उसके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है इसके एंड में। क्यों? क्योंकि एक तो प्लाज्मा सेल्स बनी, उसने तो उस पैथोजन को मार लिया, और उसके बाद उसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए मेमोरी सेल्स बनती हैं, और वो जो मेमोरी सेल्स होती हैं अगर वही पैथोजन दोबारा बॉडी में एंटर करता है, यानी नेचुरली भी एंटर करता है, तो हमारी मेमोरी सेल्स उस वाले पैथोजन को रिकॉग्नाइज कर लेती हैं क्योंकि वो उसी के लिए बनी थी। और इस तरीके से जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो बॉडी में जनरेट हो जाता है, और फिर वहाँ पर एटलीस्ट, यानी इस वाले केस में एटलीस्ट सीवियरिटी के चांसेस नहीं होते। तो अगर हम आर्टिफिशियल एक्टिव की बात करें तो उसमें वैक्सीनेशन आता है। तो उसमें वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं, पैथोजन का थोड़ा सा अमाउंट बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, उसके बाद बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है और मेमोरी सेल्स बन जाती हैं। इन केस फ्यूचर में वही पैथोजन बॉडी के अंदर फिर से एंटर हुआ तो हमारी बॉडी तैयार है लड़ने के लिए, एटलीस्ट सीवियरिटी डेवलप नहीं होगी। ठीक है, तो नेचुरल एक्टिव में नेचुरल एक्सपोजर ऑफ एंटीजन, कि एंटीजन नेचुरली बॉडी के अंदर घुस गया और उसके बाद उस एंटीजन की वजह से जो बॉडी में इन्फेक्शन हुआ, उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो रेस्पॉन्स डेवलप हुआ और उससे डेवलप होने वाली जो इम्यूनिटी होती है वो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होती है। ठीक है, और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव की, तो इसमें इम्यूनिटी को आर्टिफिशियली एक्टिवेट किया जाता है। आर्टिफिशियल एक्टिवेशन ऑफ इम्यूनिटी, जैसे हम लोगों ने अभी बात की थी कि आप एंटीजन को बॉडी के अंदर डाल दो, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीजन इनटू द बॉडी, फॉर एग्जाम्पल क्या था, वैक्सीनेशन। तो ये जो पैसिव इम्यूनिटी होती है ये भी दो तरीके की होती है। पहली हमारी नेचुरल पैसिव और दूसरी आर्टिफिशियल पैसिव। तो नेचुरल पैसिव का मतलब है कि पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज
नेचुरली किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल दी जाए। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमको देखने मिलता है ट्रांसफर ऑफ IgG फ्रॉम मदर टू फीटस। प्लेसेंटा की थ्रो IgG जो एंटीबॉडीज होती हैं वो मदर से फीटस में ट्रांसफर हो जाती हैं। अगर दूसरे हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारी जो IgG एंटीबॉडी है और IgA एंटीबॉडी है, ये दोनों एंटीबॉडीज बेबी के अंदर मदर के मिल्क से जाती हैं। ओके, तो जो हमारी IgG एंटीबॉडी है और हमारी जो IgA एंटीबॉडी है, ये मदर के मिल्क से चाइल्ड में ट्रांसफ़र होते हैं। ट्रांसफ़र फ्रॉम मदर्स मिल्क टू चाइल्ड। और वहीं अगर हम लोग बात करें आर्टिफिशियल पैसिव की, तो इसमें क्या होगा, मतलब पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज़ आर्टिफिशियल तरीके से, मतलब पहले से बनी हुई कैसे, हम लोगों ने बनाई हैं आर्टिफिशियली, और उन एंटीबॉडीज़ को किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डालना, वो होता है आपका आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो इसमें आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की बात कर सकते हैं, इसमें आप एंटीटॉक्सिन को किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इनकॉर्पोरेट करने की बात कर सकते हैं। यूज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इनटू होस्ट और एंटीटॉक्सिन एडमिनिस्ट्रेशन इनटू होस्ट। तो पहले हम लोगों ने बात की थी सेल्स के बेसिस पर। सेल्स के बेसिस पर जो इम्यूनिटी होती है वो दो तरीके की थी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसके जनरेशन के बेसिस पर इम्यूनिटी दो तरीके की होती है, अडेप्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है इसमें डायरेक्टली पैथोजन को डाला जाता है, और जब पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है तो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके एंड में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। अब ये भी दो तरीके से होता है, पहला आपका नेचुरल एक्टिव और दूसरा है आर्टिफिशियल एक्टिव। नेचुरल एक्टिव का मतलब है कि नेचुरली जो आपका एंटीजन है, कोई फॉरेन पैथोजन मॉलिक्यूल है, वो बॉडी के अंदर एंटर हो जाए, और एंटर होने के बाद जो हमारी इम्यून सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएं, और एक्टिवेट होने के बाद बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाए। दूसरा तरीका होता है आर्टिफिशियल एक्टिव। इसमें क्या होता है कि आर्टिफिशियली थोड़े अमाउंट का एंटीजन बॉडी के अंदर डाला जाता है, और डालने के बाद वो जो एंटीजन होता है वो बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर देता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल होता है वैक्सीनेशन। वहीं हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे पहले से बनी बनाई एंटीबॉडीज़ हम बॉडी के अंदर डालते हैं। तो ये भी दो तरीके का होता है, नेचुरल पैसिव एंड आर्टिफिशियल पैसिव। इसमें आपकी जैसे एग्जाम्पल बहुत अच्छा देखने को मिलता है कि मदर से फीटस में IgG एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र हो जाती हैं, और जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो उसमें IgG और IgA एंटीबॉडीज़ भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं। दूसरा आर्टिफिशियल पैसिव, इसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को यूज़ करके, जो कि कई सारी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है, वो होस्ट के अंदर ऐसे ही डाल दी जाएं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ताकि वो जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको जा कर के थोड़ा बूस्टअप कर दें और पैथोजन के ख़िलाफ़ लड़ाई में हमारी हेल्प करें। तो लास्ट जो है हम लोग देख लेते हैं थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स एडेप्टिव इम्यूनिटी के। तो ऐसे ही बात कर लेते हैं। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें एडेप्टिव इम्यूनिटी के, तो अडेप्टिव इम्यूनिटी जो है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजन के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर पाती है।
अब इसका मतलब क्या होता है सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन का? ये बात हम लोगों को पता है कि हमारे जो बी सेल्स होते हैं और टी सेल्स होते हैं, जब वो बन रहे होते हैं तो उनको जितनी भी होस्ट के प्रोटीन्स होते हैं, जितने भी हमारे खुद के एंटीजन्स होते हैं, उनको उन बी सेल्स को दिखाया जाता है और टी सेल्स को भी दिखाया जाता है कि भाई देखो ये हमारे खुद के प्रोटीन्स हैं, इनको आने वाले टाइम में फ़ौरन समझ के मार नहीं डालना है। तो जो अडेप्टिव इम्यून सेल्स होते हैं उनमें आपके बी और टी सेल्स ही आते हैं, और वो जो बी और टी सेल्स होते हैं, वो बी और टी सेल्स उनको पता होता है कि कौन सा मॉलिक्यूल हमारा होस्ट का है और कौन सा मॉलिक्यूल फॉरेन है। लिख ही लेते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ये जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है ये सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर पाती है, और वो डिस्क्रिमिनेट क्यों कर पाती है वो भी हम लोग जान चुके हैं। और अगर ये डिस्क्रिमिनेशन करना भूल जाए, इसको नहीं पता हो या फिर इसको पता चलना बंद हो जाए, हमारे बी और टी सेल्स हमारे होस्ट के प्रोटीन को ही रिकॉग्नाइज ना कर पाएँ और ये समझे कि ये बाहर का मॉलिक्यूल है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हमारे जो बी और टी सेल्स हैं, हमारे खुद के होस्ट के प्रोटीन्स, हमारे खुद के जो सेल्फ एंटीजन्स हैं, उनके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे। और जब उनके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो उससे हमारी बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून डिजीज़ेस देखने को मिलती हैं। ठीक है, जैसे मिस्थीनिया ग्रेविस हुआ, जैसे आपका हीमोलाइटिक एनीमिया हुआ, पर्नीशियस एनीमिया हुआ, ठीक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे। तो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन। दूसरा स्पेसिफिसिटी, मतलब अडेप्टिव इम्यून सेल्स जो है वो एक स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं हर पैथोजन के लिए। जितने भी पैथोजन बॉडी के अंदर एनकाउंटर करते हैं उन सारे पैथोजन्स के लिए हमारी बॉडी में अडेप्टिव इम्यून सेल्स मेमोरी सेल्स का जनरेशन कर देते हैं, और वो जो मेमोरी सेल्स होती हैं वो बॉडी में स्टोर हो जाती हैं, और वो स्टोर होने के बाद अगर वो पैथोजन दोबारा से बॉडी में एंटर करता है तो उसको ईजिली कुचल दिया जाता है। तो दूसरा जो है वो है हमारा स्पेसिफिसिटी। तीसरा एंटीजन का रिकॉग्निशन। एंटीजन का रिकॉग्निशन करने की एबिलिटी भी हमारे अडेप्टिव इम्यून सेल्स के पास होती है, क्योंकि एमएससी जो होती हैं वो इनको प्रेजेंट करती हैं हेल्पर और साइटोटॉक्सिक किलर सेल के सामने, जिसकी वजह से इंटरेक्शन होता है टी सेल रिसेप्टर के साथ, और जैसे ही इंटरेक्शन होता है तो किसी भी पर्टिकुलर पैथोजन का रिकॉग्निशन हो जाता है, किसी भी पर्टिकुलर एंटीजन का रिकॉग्निशन हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले कैरेक्टरिस्टिक की, जो कि है डाइवर्सिटी का जनरेशन। क्योंकि अलग अलग तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है तो इसकी वजह से बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। डाइवर्स मेमोरी सेल्स का जनरेशन देखने को मिलता है, डाइवर्स इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं, और वो सिर्फ अडेप्टिव इम्यून सेल्स करते हैं, ना कि इन्नेट इम्यून सेल्स। और अगर हम लास्ट बात करें तो यहाँ जो आपके अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है इसमें मेमोरी
का डेवलपमेंट होता है, मतलब एंड में आपकी मेमोरी सेल्स डेवलप होती हैं, जो कि आपको इनेट इम्यूनिटी में नहीं देखने को मिलती हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी। तो इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो कि अडेप्टिव इम्यूनिटी था। और जो आगे वाला लेक्चर होगा उसमें हम लोग एंटीजन के बारे में बात करेंगे।